अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने कोरिलेटेड सब क्यूरीज पढ़नी है। ओके, कोरिलेटेड सब क्यूरीज इज अ टाइप ऑफ सब क्यूरी इन विच आउटर क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। इससे पहले जो आपने सब क्यूरीज पढ़ी हैं उनमें हमने ये पढ़ा था कि जो इनर क्यूरी है, जो नेस्टेड क्यूरी है, वो पहले एग्जीक्यूट होती है। उसका जो आंसर आता है उस पे हम जो हमारे पास सब क्यूरी हमने लगाई है उसके आंसर को मेन क्यूरी के आंसर्स के साथ फिर कंपेयर करते थे। उनमें इनर क्यूरी एक ही दफ़ा पहले एग्जीक्यूट हो जाती थी और वो जो आंसर आता था उसको हम बार बार मेन क्यूरी के साथ कंपेयर करते थे। लेकिन कोरिलेटेड सब क्यूरी में क्या होता है कि वो रिलेट करता है आउटर क्यूरी की एक वैल्यू के साथ। पहले आउटर क्यूरी की एक वैल्यू लेता है, इनर क्यूरी एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी वैल्यू लेता है, फिर इनर क्यूरी एग्जीक्यूट करता है, फिर थर्ड वैल्यू लेता है, फिर इनर क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब है कि इनर और आउटर क्यूरीज दोनों कोरिलेट हो जाती है, वो साथ साथ वैल्यूज को कंपेयर करके फिर आंसर हमें प्रोवाइड करती है। A correlated subquery is a subquery which is executed once for each candidate row considered by the main query। कि ये जो correlated subquery है, ये जो क्यूरी आपको नजर आ रही है, ये एक दफा हर रो के लिए एक दफा एग्जीक्यूट होगी। ये जो आपके पास मेन क्यूरी है सिलेक्ट की, इसकी एक रो लेगा और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसकी दूसरी रो लेगा, फिर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसकी तीसरी रो लेगा, फिर इस सब क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब है कि जो इसकी एक रो वो बार बार एज ए इनपुट ले रहा है वो कैंडिडेट रो है, और उस कैंडिडेट रो के लिए हर दफ़ा वो एक सब क्यूरी का रिजल्ट लेके आ रहा है जो पिछले से डिफरेंट हो सकता है, और फिर उनको कंपेयर करता है। इट यूजेज ए वैल्यू फ्रॉम कॉलम इन आउटर क्यूरी, कि ये जो आपके पास आउटर क्यूरी है इसकी कॉलम की कोई एक वैल्यू वो लेता है और उसकी बेस पे सब क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। इन नॉर्मल सब क्यूरी द इनर सेलेक्ट रन्स फर्स्ट एंड एग्जीक्यूट वंस। ये जो नॉर्मल सब क्यूरी हमने पहले पढ़ी, अभी मैंने आपको बताया कि उसमें ये इनर सब क्यूरी पहले एग्जीक्यूट होती है और एक ही दफ़ा होती है, उसका रिजल्ट आ जाता है, फिर उस रिजल्ट को हम बार बार कंपेयर करते हैं। जबकि कोरिलेटेड सब क्यूरी में क्या होता है कि हर रो के साथ ये सब क्यूरी दोबारा एग्जीक्यूट होती है और नया आंसर हमें प्रोवाइड करती है। तो कोरिलेटेड सब क्यूरी की वर्किंग में क्या क्या स्टेप आते हैं कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, गेट कैंडिडेट रो के जो आउटर क्यूरी है उसकी एक रो सेलेक्ट करता है कि किस पे क्यूरी लगानी है, फिर इनर क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है, फिर दोनों की वैल्यूज जो कंडीशन आपने लगाई है उसे कंपेयर करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक ये आउटर क्यूरी की रोज खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हर दफ़ा वो एक रो लेता है, इनर क्यूरी एग्जीक्यूट करता है, आंसर्स कंपेयर करता है और फिर दोबारा से नई रो पे चला जाता है। अच्छा, अब ये यहाँ पे काम कैसे हो रहा है और ये क्यूरी उससे कैसे डिफरेंट है, आप ये देखें। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ई। आउटर क्यूरी इज ऑलमोस्ट सेम। हमने कहा है कि एम्प्लॉय नंबर लो, नेम लो, सैलरी लो, डिपार्टमेंट लो, एम्प्लॉय के टेबल से जिसका निक नेम हमने क्या रख दिया है, ई, और चेक करो वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, जो सैलरी है वो ग्रेटर है किससे। अब यहाँ पे देखें ये क्यूरी कैसे डिफरेंट है उससे, ये कोरिलेटेड सब क्यूरी क्यों है। सिलेक्ट एवरेज सैलरी, उसने एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम एम्प्लॉय। ये काम हमने पहले भी किया था, ये काम आपने पहले भी किया था कि फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आएगी उसके आंसर के साथ कंपेयर करते रहो। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, फ्रॉम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, उसकी सैलरी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी से ग्रेटर होनी चाहिए। वेयर डिपार्टमेंट नंबर, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है, इज इक्वल्स टू ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब वो एवरेज सैलरी किन एम्प्लॉयज की कैलकुलेट करेगा, जिनका डिपार्टमेंट नंबर, ये जो एम्प्लॉय का टेबल, जो एम्प्लॉय नंबर आप ले रहे हैं उसके डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल है। अगर एम्प्लॉय 10 डिपार्टमेंट का है तो 10 डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी की एवरेज कैलकुलेट करो और फिर चेक करो कि क्या उसकी सैलरी उससे ग्रेटर है या नहीं। फिर दूसरा एम्प्लॉय लो, उसका डिपार्टमेंट नंबर अगर 20 है तो
दोबारा से उसके डिपार्टमेंट नंबर चेक करो कि उसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, ठीक है, तो उन सारे डिपार्टमेंट नंबर 20 जो जो डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को कंपेयर करो, एवरेज कैलकुलेट करो और फिर कंपेयर करो। तो ये अब क्या कर रहा है कि हर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर लेता है जो कि कैंडिडेट रो बता रहा है, कैंडिडेट वैल्यू बता रहा है कि एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, लेकिन किन की, जो उस एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के बंदे हैं जो उसके साथ काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी। इसका मतलब है कि हर दफ़ा एवरेज सैलरी चेंज हो जाएगी। एक एम्प्लॉय हमने लिया उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 था, तो जिन जिनका 10 है उनकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करो फिर कंपेयर करो। फिर दूसरे एम्प्लॉय की हमने सैलरी चेक करनी है तो उसका डिपार्टमेंट 20 है, तो सारे जितने 20 वाले हैं उनकी सैलरी को कंबाइन करके एवरेज करके और फिर हमें आंसर प्रोवाइड करो। इस तरह से ये कोरिलेटेड सब क्वेरी जो है वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट होती है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर एक कैंडिडेट रो दे रहा है कि 10 नंबर वाला डिपार्टमेंट, 20 वाला, 30 वाला, 40 वाला, फिर 10 वाला, जो जो एम्प्लॉय सेलेक्ट हो रहा है उसका डिपार्टमेंट एक कैंडिडेट डिपार्टमेंट है और उनकी एवरेज कैलकुलेट करता है हर दफ़ा, ठीक है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि कौन जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है वो क्या है, उसकी एवरेज सैलरी क्या होगी, ये भी हमने उसी वक्त चेक करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये क्वेरी लगाई है। तो ये जो ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर आपने लिखा है ये बता रहा है कि हम जो हमारी मेन क्यूरी ई वाले टेबल पे हमने इम्प्लीमेंट की है, हम उसकी एक रो ले रहे हैं और उसके साथ वैल्यूज़ को कंपेयर करके फिर कैलकुलेट करें, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा उसकी एक रो ले रहे हैं और फिर उसको कंपेयर करें। सिंपल क्यूरी में आपने ये काम नहीं किया था वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर, दो मेन क्यूरी और इनर क्यूरी की दो वैल्यूज़ को कंपेयर नहीं कर रहे थे। कोरिलेटेड सब क्यूरी उसी वक्त बनती है जब आप मेन क्यूरी और जो आपके पास इनर क्यूरी है उसकी दो वैल्यूज पे कंडीशन लगा रहे हैं, तो उसने उन दोनों को क्या कर दिया है, कोरिलेट कर दिया है। तो ये हमारे पास कोरिलेटेड सब क्यूरी बन जाती है। अब इसमें इन्होंने इसकी वर्किंग डिटेल में बताई हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये आप लोग परफॉर्म करेंगे। मैं फ़िलहाल इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास ये आंसर आएगा। क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं, हम डेटाबेस ओपन कर लिए, क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे और फिर हम एसक्यूएल व्यू ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना था, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। अब हमने अंदर इसके सब क्यूरी लगानी है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू। अब ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये इनर क्यूरी के एम्प्लॉय के टेबल का, इसलिए इसके साथ कोई इसका निकनेम नहीं दिया। और हम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, आउटर क्यूरी के एम्प्लॉय के टेबल के साथ, उसके डिपार्टमेंट नंबर के साथ। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो अब वो क्या करेगा कि पहले एक वैल्यू लेगा और फिर उसको आके कंपेयर करेगा इसके साथ, फिर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसकी दूसरी वैल्यू लेगा एंड सो ऑन। हम इसको रन करते हैं तो ये देखें डिपार्टमेंट नंबर 30 में एक एम्प्लॉय था जो एवरेज सैलरी से ज़्यादा ले रहा था, 20 में भी जो थे और 10 में भी। उससे हमें हर डिपार्टमेंट के उन एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ रिटर्न कर दी हैं जो कि एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी रिसीव कर रहे थे। तो ये हमारे पास एक सिंपल कोरिलेटेड सब क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है। अब इसकी
पूरी वर्किंग जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है स्टेप वाइज लिखी भी हुई है, इसको आप लोग रीड करेंगे कि इनर क्यूरी कैसे वर्क करेगी, इसको यूज़ हम क्यों करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ना है, रीड आउट करना है इसको। नेक्स्ट आपके पास है एग्जिस्ट ऑपरेटर। Exist operator is frequently used with correlated subqueries. It checks for the existence of row returned by the inner queries. The inner query does not return a column values, rather it returns the value of true or false. Exist का मतलब जब मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ, क्यूरी में यहाँ पे जो हमने लिखा है एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, वेयर, एम्प्लॉई, तो हम यहाँ पे सैलरी के बजाय यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जिस्ट। अब जिनकी सैलरी जो रो इस कॉलम में मौजूद होगी, इनर क्यूरी जिसका रिजल्ट हमारे पास मौजूद होगा, तो ये आंसर में हमें क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। अगर मौजूद नहीं होगा तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो जिनकी एवरेज सैलरी, जो एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी या कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी, उसका हम इसको देखते हैं। ये देखें, जो एग्जिस्ट करती थी, जो उसकी इक्वल आती थी, वो उसने हमें शो कर दी है ऑलमोस्ट सारी। अच्छा, अब हम इसको उसी क्यूरी के साथ लिखते हैं जो बुक में लिखी हुई है। Select employee number, e-name, job, and department number from employee where exist. Exist का आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है कि इनमें से अगर ये रिकॉर्ड इस क्यूरी में एग्जिस्ट करता है तो आंसर दे दो, अगर नहीं करता तो उसे शो नहीं करवाना। यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्ट करो एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर employee dot manager कि ये जो एम्प्लॉय का टेबल है, जो इनर क्यूरी के एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय, इसका जो मैनेजर नंबर है वो इक्वल किसकी आ जाए, ई डॉट मैनेजर के, कि जो आउटर क्यूरी का मैनेजर नंबर है और इनर क्यूरी का जो मैनेजर नंबर है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो रो हमारे पास यहाँ पे आंसर में आ जाएगी। जब वो रो आंसर में आ जाएगी तो इसका, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। और जब वो ट्रू आंसर करेगा तो वो चेक करेगा इसके साथ, अगर वो इक्वल हैं, ट्रू हैं, तो डिस्प्ले करवा देगा। अगर वो यहाँ पे जो आंसर आया है वो उस क्यूरी के साथ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो उसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा। मैं इसको रन करती हूँ। इस क्यूरी को हम देखते हैं। एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय डॉट मैनेजर इज इक्वल्स टू ई डॉट, सॉरी, एम्प्लॉय नंबर के साथ, क्योंकि वो दोनों के मैनेजर नंबर्स हमेशा मैच हो जाते हैं। दोनों जब हम मैनेजर के साथ ही कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा उसमें इक्वल आ जाएगा। तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि अगर इसका मैनेजर नंबर एम्प्लॉय के मैनेजर नंबर, एम्प्लॉय नंबर्स के इक्वल है, तो तब वो हमें, ये देखें, अब हमारे पास वो आंसर्स आए हैं जो कि किसी ना किसी दूसरे बंदे के मैनेजर थे। ये लोग किसी दूसरे पर्सन के लिए एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, तो उनके रिकॉर्ड उसने हमें शो कर दिए हैं। तो जहाँ पे इनर क्यूरी की जो एक रो आंसर में आई है वो दोनों सेम है, एग्जिस्ट करती है इस मेन क्यूरी में भी, या मेन क्यूरी की रो इनर क्यूरी में एग्जिस्ट करती है, तो आंसर ट्रू हो जाएगा और वो अपीयर हो जाएगा। और जब वो दोनों एक जैसी नहीं होंगी तो आंसर फॉल्स हो जाएगा और वो आंसर में शो नहीं करेगा। कि यहाँ तक आपके नीचे एक और क्यूरी दी हुई है, इसको आप लोग रन करेंगे। यहाँ पे आपका
जो फर्स्ट पार्ट था एसक्यूएल का, जिसमें आपने डेटा मैनिपुलेशन क्यूरीज पढ़ी थी, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का जो क्यूरीज थी जिनमें हमने डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ये देखेंगे जितना भी काम हमने किया उसके अंदर जो डेटा मौजूद था उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो है डेटा डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि टेबल हम कैसे बनाते हैं, उन पे हम रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए है इतना ही है, और आप लोगों ने एसक्यूएल का मुझे जितना टेस्ट दे दिया था उससे अगला जितना आज तक हमने पढ़ा है, आई थिंक हमने इससे पहले, मुझे याद नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि आपने पहले कितना टेस्ट दिया है। उससे आगे जो टेस्ट दे चुके हैं उससे नेक्स्ट से आज तक का लेक्चर जो हमने ये पढ़ा है 204 पेज वाला, इसका टेस्ट मैं अब आप लोगों से कर लूँगी। ये थोड़ा से 2 के 3 लेक्चर्स हैं, तो इनके टेस्ट के बाद मैं आपको नेक्स्ट ये कल से डेटा डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन एंड हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।